हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। इस चैनल के अंदर हम सेबी ग्रेडेड पेपर 2 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या डिस्कशन कर रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ सर, आप हमें पढ़ा रहे हो, रोज आप आके बकवास करते हो। ठीक है बेटा, मेरा काम है, मैं करूँगा। अब मेरी बात सुनो, हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हम लॉ के एक चैप्टर को खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है सर, कौन सा चैप्टर? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर हम पहले 3 सेशन ले चुके हैं, आज इसका लास्ट सेशन है। सेक्शन नंबर 162 से 172 आज कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है सर, आप हमें पढ़ाओ इसके बारे के अंदर, इस बारे में हमें बताओ। सबसे पहले हम 164 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम सारे सेक्शन कवर करेंगे बट हम 164 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर क्या बोलता है कि डिसक्वालीफाई करो आप डायरेक्टर को। कंपनी एक्ट चाहता है कि हम किसी डायरेक्टर को डिसक्वालीफाई कर दें। सर अब क्यों डायरेक्टर को डिसक्वालीफाई कर रहे हो? बेटा वो डायरेक्टर इतना अच्छा नहीं है, मतलब उसने कुछ गलत काम किया जो उसको नहीं करने चाहिए थे, या उसका कुछ एट्रीब्यूट है उसके साथ कि उसको हम डायरेक्टर नहीं बना सकते। है सर, हमें बताओ। सबसे पहला पॉइंट आता है, इसको कोई मजाक नहीं करेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो अनसाउंड माइंड का है। ठीक है, तो उसको हम डायरेक्टर नहीं बना सकते क्योंकि वो कुछ भी शेयर होल्डर्स के अच्छा काम ना करे। समझ में आती है? बट उसको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने बोल दिया कि इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उसको हम डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। ठीक है, और बताओ। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। व्हाट डू यू मीन बाय अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट? का मतलब आपको तो पता होगा कि हाँ भाई, बंदे में बस की नहीं है, वो पैसा वैसा नहीं दे सकता। इसका ये मतलब है, अनडिस्चार्ज का मतलब है कि अगर कोई कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकती है कि आज से आप इंसॉल्वेंट नहीं हो, तो उसको हम डायरेक्टर बना सकते हैं। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब किसी कोर्ट ने उसको अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया। बात समझ में आती है बात? इसके अगर कोई डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होता, उसको हम डायरेक्टर बना सकते हैं, बना सकते हैं। अनडिस्चार्ज अभी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट जो उसको डिस्चार्ज करने के लिए मतलब होल्ड करता था पावर, उसने उसको अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है? ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। हाँ सर, छोटी सी बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ो। अगर वो इंसॉल्वेंट अभी कोर्ट ने डिक्लेयर नहीं किया, बट वो खुद ही अर्जी लेके खड़ा है कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, हम उसको भी डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। बेटा वो खुद का फाइनेंस हैंडल नहीं कर पा रहा, उसको हम कंपनी का फाइनेंस दे दें? आप बोलो दे दें? नहीं नहीं सर, नहीं देना। आगे बताओ। अब बेटे एक बात आई कि उसने कोई ऐसा काम किया, गलत काम किया, उसने कुछ ऐसा ऑफेंस किया इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज। बेटे इन्होंने नाम लिखा मॉरल टर्पिट्यूड, बट आगे अदरवाइज भी लगा दिया। इसका मतलब है चाहे वो मॉरल टर्पिट्यूड नेचर का हो या अदरवाइज हो। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब क्या है? बेटा मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब तो जनरली एक्सेप्टेड जो हमारे कस्टम्स या फिर वो होते हैं ना, एक कंपनी के सोसाइटी के जो वैल्यूज होते हैं, अगर उसके अगेंस्ट उसने अगर कोई काम किया। ठीक है, जनरली अगर फॉरेन ट्रैवल होता है तो उसके अंदर मॉरल टर्पिट्यूड के बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब हमें बताओ इसका क्या मतलब है। अगर उसने ऐसा कार्य कर दिया तो वो डिस्क्वालीफाई होकर डायरेक्टर बनने से? हाँ, बट इसके अंदर कंडीशन है। अगर उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया जिसके अंदर उसको 6 महीने की जेल होगी, मतलब थोड़ा सा सीरियस नेचर का क्राइम था। हाँ, क्योंकि 6 महीने जेल में बंदा बैठ के आ रहा है, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। आप बहुत सारे सेलिब्रिटी के बारे में सोच रहे होंगे, हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए? हाँ बेटा, वो डिस्क्वालीफाई हो गए। अगर उसने 6 महीने से ऊपर जेल में टाइम बिता लिया, तो ही अभी उसको हमने बोला बेटा 5 साल तक आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। अब ठीक होकर आओ, आप अपना इलाज और सब कुछ देख दुख के आप ठीक होकर आओ, अच्छे बनकर आओ। ऐसे बेटा वो ऑफेंस करता रहेगा, ये 5 5 साल आगे बढ़ते रहेंगे। समझ में आती है? अगर उसने 6 महीने से ऊपर का कोई ऑफेंस कर दिया, हम उसको कहेंगे डिस्क्वालीफाई और डायरेक्टर बनने के लिए देखना भी मत कंपनी की तरफ। ठीक है, अगर उसका ऑफेंस थोड़ा सा और सीरियस नेचर का था, और सीरियस नेचर का मतलब अगर किसी कोर्ट ने, मतलब किसी लॉ के अंदर उस लॉ ने उसको कहा कि इसको 7 साल के लिए जेल में डाल दो। बेटे बड़े सारे लॉ है ना, जैसे टाडा, आपको कुछ याद होगा, या फिर और कौन सा ऐसा लॉ, इंडियन पिनल कोड के अंदर उसने कुछ गलत किसी का मर्डर वर्डर कर दिया, विकास दुबे या फिर कुछ भी, या फिर और कोई ऐसा बड़े बड़े फॉक्सो एक्ट, बहुत सारे एक्ट है जिसके अंदर लंबी लंबी सजा होती है। अगर उसने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे उसको 7 साल की सजा होगी, उसको बेटा जिंदगी भर के लिए कंपनी एक्ट ने कहा यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। समझ में आती है? हाँ सर, हमें समझ में आती है। आगे बताओ। अब ऐसा कोई काम नहीं करना बेटा, आपको जेल जाना पड़े। हाँ सर, ठीक है। ई पॉइंट क्या है? एक बड़े ट्रिब्यूनल ने कह दिया इसको हम डायरेक्टर नहीं बना रहे। ट्रिब्यूनल ने बोल दिया, आगे आर्ग्यूमेंट नहीं, आगे आर्ग्यूमेंट नहीं। ठीक है बेटा, ऊपर 6 मंथ वाली बात याद रखना। ठीक है। एफ पॉइंट, he has not paid any calls in respect of any shares of the company held by him and 6 months have elapsed from the last day to fix of payment of that call। हमने उससे कॉल्स मंगवाई, सबने कॉल दे दी। जो डायरेक्टर बनने की लाइन में खड़ा है वो हमारा शेयर होल्डर था और उसने कॉल नहीं दी। और ऐसे 6 महीने निकल गए कि वो कॉल कर रहा है मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, बट वो नहीं दे रहा।
अगर वो कॉल नहीं दे रहा और 6 महीने elapse हो गया है, मतलब उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के अंदर, तो हम उसको डायरेक्टर कैसे बना सकते हैं? हम उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। आपको समझ में आती है? वो जो शेयर होल्डर है, या तो वो इंडिविजुअली हेल्ड करता हो शेयर्स को, या वो जॉइंटली हेल्ड करता हो। जॉइंटली मतलब सर बेटा मियाँ बीबी या फिर हस्बैंड वाइफ अगर वैसे भी हेल्ड कर रहे हैं तो भी ये डिस्क्वालिफाइड है। समझ में आती है बात? हाँ सर। जी पॉइंट। बेटा उसने कोई ऐसा कार्य किया, उसने ऐसा काम किया, उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, एक सेक्शन है हमारा कंपनी का सेक्शन 188, उसका उसने ऑफेंस मतलब उसने ऐसा गलत काम किया कि उसने रिलेटेड पार्टी को, अपने जीजा जी को आर्म लेंथ प्राइस पे माल ना बेच के सस्ते में बेच दिया। बेटा कंपनी आपकी मेरी शेयर होल्डर्स की है कि डायरेक्टर के जीजा जी की, कि उसको सस्ता क्यों बेचा उसने? अगर उसने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया जिसमें उसने कमर्शियल प्राइस चार्ज नहीं किया, कि जो एक्चुअल में प्राइस चल रहा है वो उसने चार्ज नहीं किया, अगर उसने ऐसा ऑफेंस किया तो उसको कॉन्विक्ट कर लिया गया कि तूने ये ऑफेंस किया है, बेटा उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और नेक्स्ट 5 ईयर्स जिस दिन वो जो ऑफेंस उसको कॉन्विक्ट कर लिया गया, उसके 5 साल तक वो कहीं पर डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ सर, हमें समझ में आती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, नो नो, ठीक है। आगे, ही इज नॉट कंप्लाइंट विद सेक्शन 152। बेटा 152 हमारे जो दिन के रिलेटेड है ना, अगर उसने दिन के रिलेटेड कोई प्रोविजन का ऑफेंस किया है, हम दिन पिछली क्लास में पढ़कर आए हैं, अगर उसने वो कोई ऑफेंस किया है तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि दिन का प्राइमरी रिक्वायरमेंट अगर आपको डायरेक्टर बनना है। ठीक है। एक पॉइंट आता है हमारा सेक्शन नंबर 165 जो 164 अभी हम पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। छोटा सा सेक्शन है 165 के अंदर। क्या कहता है कि कितनी डायरेक्टरशिप्स होल्ड कर सकते हैं। सर आपने बता दिया, पब्लिक कंपनी 3 मिनिमम, प्राइवेट कंपनी 2, ओपीसी 1 और मैक्सिमम 15 कर सकते हैं, और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 15 से भी ज्यादा कर सकते हैं। ओहो बेटा, वो कंपनी के रिस्पेक्ट में था कि कितने मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं। इधर क्या बात हो रही है कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल, आप और मैं कितनी डायरेक्टरशिप्स जाके कितनी कंपनियों में ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आती है कि मैं और आप कितनी कंपनियों में डायरेक्टर बन सकते हैं। है सर कितनी बताओ, हम ध्यान रखेंगे। बेटा 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकते हो, जिसके अंदर से 10 ही पब्लिक कंपनी हो सकती है। समझ में आती है? मैक्सिमम 10 कंपनी के अंदर आप पब्लिक कंपनी के अंदर आप डायरेक्टर बन सकते हो, और इन टोटल 20। तो इसका मतलब है 10 पब्लिक 10 प्राइवेट, अगर और कोई कंपनी है ओपीसी ओपीसी है तो सारे मिला के 20। ठीक है सर, हम याद रखेंगे, अब 20 कंपनी से ऊपर डायरेक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है। सब सेक्शन 2 ऑफ, अब इसके अंदर 164 सेक्शन हम पढ़ रहे थे, इसका सेकंड पार्ट आया। इस फर्स्ट पार्ट में हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, जिन्होंने जो थोड़े से जिन्होंने कुछ गलत काम किया है। ठीक है, हम उनकी बात करते हैं। इधर हम किसकी बात कर रहे हैं कि जिस कंपनी के अंदर वो डायरेक्टर था, अगर उस कंपनी ने गलत काम किया, क्योंकि बेटा डायरेक्टर था, उसने कंपनी से गलत काम कराया, खुद गलत काम नहीं किया, बट कंपनी को वही रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर, कंपनी को डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वही डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अगर उस कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो इस डायरेक्टर को हम नहीं आन देंगे। एकदम लॉजिक बनता है। सर ऐसा कौन सा डिफॉल्ट किया है वो हमें बताओ, कौन कौन से डिफॉल्ट? सारे डिफॉल्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, जो हमारे जो मतलब थोड़े से ग्रेव नेचर के डिफॉल्ट है, जिसको हम थोड़ा सा ज्यादा मानते हैं। कौन सा सर? बेटा एक कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न, अपनी इनकम वही फाइल नहीं करी आरओसी को। आरओसी को अपनी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, पीएनएल, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वही फाइल नहीं किया 3 साल तक। 3 साल निकल गया, आरओसी कह रहे पता नहीं कंपनी को दे ही नहीं रही, कुछ दे ही नहीं रही। बेटे जिस दिन आरओसी को उठी ना, क्योंकि बेटा सारे डायरेक्टर निकलो बोरे बिस्तर उठा के, आप इस कंपनी के अंदर से, जिस कंपनी ने 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं किया, आप कैसे डायरेक्टर हो? आप डायरेक्टर बनने के लायक ही नहीं। और बताओ बेटा, रीपेमेंट की बात आ रही है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अगर आपने किसी से लोन उठाया, आप उसको लोन को वापस नहीं कर पाए, डिपॉजिट्स की बात हो रही है और डिबेंचर्स की बात हो रही है, अगर आपने वो लिया और आपने उसको रीपेमेंट नहीं कर पाई या उसके इंटरेस्ट नहीं दे पाए, सर मैंने आज, अब मैं क्या करूं कि मैंने डिबेंचर की इंटरेस्ट की पेमेंट आज थी, मैं आज इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाया, तो क्या कल मैं, क्या कहते हैं, डिस्क्वालीफाई हो गया? नहीं। कंपनीज एक्ट आपके ऊपर इतना भी हार्श नहीं होता। वो कहता है हम आपको पूरा टाइम, पर्याप्त, एडिक्वेट, मतलब जो ठीक है, जो ठीक लगेगा, रीजनेबल टाइम हम आपको देंगे कि आप अपने इस जो आपने गलत काम किया इसको आप ठीक कर सको। बोले तो सर कितना टाइम? बेटा आपको 1 साल का टाइम मिलता है। हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं। His company has failed to repay the deposit accepted by it or pay interest thereon, or to redeem any debentures on the due date or pay interest due thereon, or pay any dividend declare करने के बाद pay नहीं किया, and such failure to pay or redeem continues for 1 year or more.
बेटा 1 साल तक वो जो उसने क्या कहते हैं फेलियर था ना पे करने का, वो पूरा 1 साल तक चला। अगर बेटा 1 साल तक चल रहा है तो कंपनी एक्ट ने बोला आपको और किसी कंपनी में ऐसा काम करने की जरूरत नहीं कि 1 साल तक आप पेमेंट ही नहीं करें, आप घर ही बैठो। ठीक है, कंपनी एक्ट ने बोल दिया हम घर ही बैठेंगे। ठीक है, In both above the cases of default, the director concerned shall not be eligible for reappointment. बेटा 5 साल तक हमने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप 5 साल तक बैठो, अपनी शुद्धि करवाओ, आप जाके हरिद्वार में जाओ, थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन करके आओ, हिमालय जाओ, 5 साल के बाद आना, फिर हम देखते हैं आप कैसे हो, फिर देखा जाएगा बेटा। अब बात आती है, ये जो हमने ऊपर बात करी है, ये हमने पब्लिक और प्राइवेट दोनों की बात करी है। प्राइवेट कंपनी कहती है कि मैं प्राइवेट अफेयर हूँ, हाँ, इसमें गिने चुने मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते प्राइवेट कंपनी में 200। अब वो 200 बंदे कह रहे हैं हम चाहते हैं अपनी कंपनी में कुछ स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशन लाना। हमारा जो डायरेक्टर होगा वो एमबीए IIM अहमदाबाद का एमबीए होगा, हम उसी को डायरेक्टर बनाएंगे। बेटा बेटा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कुछ भी कह सकती है। उन्होंने बोल दिया बेटा अभी डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ पे ऐड हो। प्राइवेट कंपनी अगर अदर डिस्क्वालिफिकेशन डालना चाहे तो वो डाल सकती है। बात समझ में आती है? हाँ, हमें समझ में आती है। ठीक है, ले बेटा इसके अंदर एग्जांपल देखो, हमने थोड़ा सा ज्यादा IIM अहमदाबाद की बात कर दी, अब ये थोड़ा सा ये वाला एग्जांपल देखो। दस इट मे स्पेसिफाई सर्टेन क्वालिफिकेशन लाइक अ ग्रेजुएट शैल ओनली बी द डायरेक्टर और प्रोस्पेक्टिव डायरेक्टर शुड होल्ड सर्टेन नंबर ऑफ क्वालिफाइंग शेयर। कुछ भी वो डाल सकते हैं कि आप इतने शेयर्स को पहले खरीद लो, फिर तभी हम आपको डायरेक्टर बनाएंगे। ठीक है सर, हमें समझ में आती है बात भी। अब हम बढ़ते हैं आगे। एक पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए ऊपर कि जो ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई, जो इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर था, अगर वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो गए, आप समझ रहे हो मेरी बात, सारे के सारे अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो कंपनी चलाएगा कौन? आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो गलत बात है। अगर सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो गए तो कंपनी कौन चलाएगा? तब बेटा प्रमोटर स्टेप इन करते हैं। वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब जो नए डायरेक्टर आ रहे हैं वो प्रमोटर से बात कर रहे हैं, वो प्रमोटर को क्या करें, प्रमोटर जी आप हमें डायरेक्टर क्यों बना रहे हो? ये डायरेक्टर बनाने का काम तो शेयर होल्डर्स का है जनरल मीटिंग के अंदर। प्रमोटर कह रहे हैं हाँ, बट इस समय एक लॉ ने हमें पावर दिया है क्योंकि कोई भी डायरेक्टर नहीं है तो हम आपको डायरेक्टर बना रहे हैं। कब तक? जो नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी ना, उसके बाद जो नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी उस दिन तक, उस जनरल मीटिंग के अंदर डिसाइड कर लेंगे अगर आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। बात समझ में आती है? हाँ सर। जिसके दिमाग में क्वेश्चन आया थम्स अप। आई बात आगे, बहुत ही अच्छा सेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली। इसको हम पढ़ेंगे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी। एक कंपनी के बेटा डायरेक्टर से अपॉइंट होने वाले हैं, मुकेश अंबानी खड़ा हुआ है, लोग चीख रहे हैं ये मुकेश मुंबई इंडियन बेटा चीख रहे हैं। पीछे अनिल अंबानी भी खड़ा हुआ है, उसके पीछे अनिल अंबानी खड़ा हुआ था। तो इन्होंने कहा ये दोनों को आप डायरेक्टर बनाना चाहेंगे? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं शेयर होल्डर से कि ये दोनों को आप डायरेक्टर बनाना चाहेंगे? मुकेश अंबानी के चक्कर में अनिल सर भी अपॉइंट हो जाएंगे, अनिल अंबानी जी भी अपॉइंट हो जाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आने लग गए तो। हैं, तो ये तो मना करो सर, आप लॉ के अंदर मना कर। हाँ बेटा मैंने मना करवा दिया। इसके अंदर क्या है, 2 और मोर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन। हम सिर्फ एक बंदे को एक रेजोल्यूशन से डायरेक्टर बना सकते हैं, इसके अंदर यही बात है। बट बात यहाँ से पलटी खाई, इन्होंने एक एक्सेप्शन दे दी। सर क्या एक्सेप्शन दे दी? उन्होंने कहा आप एक लोगों से पहले पूछिए, एक रेजोल्यूशन पास कराइए, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं। उन्होंने कहा आप लोगों से पूछिए कि आपको कोई दिक्कत है, यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर हम सिर्फ एक रेजोल्यूशन से काफी सारे डायरेक्टर को अपॉइंट कर दे। हैं, ऐसा कर सकते हैं? हम पहले एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करा लेंगे। यूनानिमस मतलब एक भी वोट अगेंस्ट में नहीं है। अगर यूनानिमसली सबने बोल दिया कि आप 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो तो हम शेयर होल्डर्स की बात को मान लेंगे। यूनानिमस मतलब एक ने भी मना नहीं किया। बेटा नीचे लिखा है एज एन एक्सेप्शन 2 or more person can be appointed as a director by a single resolution if a proposal to move such resolution has first been agreed at the general meeting without any vote cast against। इसको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में यूनानिमस रेजोल्यूशन। हाँ सर हमें पता है। ये सेक्शन में इतना ही था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और बताओ सर, ऑप्शन टू अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर क्या बात आई कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आ गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का?
अभी डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की हम बात कर रहे हैं और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लेकर आ गए। किस चीज का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? बेटा प्रोपोर्शनल या तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का, कितने शेयर होल्डर्स हैं उनके अंदर से प्रोपोर्शनली हम लेकर आएंगे, या तो शेयर होल्डिंग का। हाँ, इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बोले तो कितने मेंबर्स हैं, या शेयर होल्डिंग का, हु इज होल्डिंग मोर शेयर, कितने किसने ज्यादा पैसा दिया, हु इज होल्डिंग ग्रेटर नंबर ऑफ शेयर कैपिटल। समझ रहे हो बात? ग्रेटर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल हैज बीन कंट्रीब्यूटेड पर्टिकुलर पर्सन। इसमें हम उसकी बात करें कि किसने ज्यादा पैसा दिया कंपनी को। हाँ, ये बात है। अब ये वाला सेक्शन किसके लिए मतलब किसको ध्यान रखना चाहिए? बट आपको ध्यान रखना चाहिए जिस दिन आप स्टार्टअप बना लोगे ना, जिस दिन आप स्टार्टअप बना लोगे, आप यंग हो, आई बिलीव इन यू, आप स्टार्टअप बनाओगे। जिस दिन आप स्टार्टअप बनाओगे तो उसके अंदर आप कहोगे कि मेरे बंदे या मेरी जो चलनी चाहिए, जो मेरे पास 50% शेयर होल्डिंग है, तो मैं अपने डायरेक्टर्स लेकर आऊंगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ये मतलब है। हाँ हाँ बेटा, यही मतलब है। इसमें आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड करेगी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, आगे बताओ बेटा। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी प्रोवाइड करेगी 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर वो प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन रिप्रेजेंटेशन में होंगे। 1/3 आपके नॉर्मल जो जनरल मीटिंग के अंदर हो रहे हैं। 2/3 मिनिमम, 2/3 बेटा, मैक्सिमम जितने भी कर दो आपको करने हैं, बट मिनिमम अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जा रहे हो तो मिनिमम नॉट लेस देन 2/3, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन। इससे कम नहीं हो सकते। 2/3 तो हम प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन के हम लेकर आएंगे। हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन बताओ सर हमें, किस किस वे में हो सकता है? अच्छा, जो अपॉइंटमेंट होगी वो 3 साल के लिए होगी। 3 साल के लिए होगी बेटा, समझ में आया? 3 साल के लिए रट्टा मार लेना बेटा, 3 साल। ठीक है। सच अपॉइंटमेंट टू बी मेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन। क्या प्रिंसिपल है, कौन सा मेथड है? वोटिंग अकॉर्डिंग टू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इट मींस द कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड इफ ही सिक्योर्स द रिक्विजिट वोट। इसके अंदर क्या बेटा आ रहा है कि इसके अंदर एक एक क्या कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है ना, अगर 50 उस नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के अंदर जिसमें जिसने जो मेजोरिटी लिया है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसका ये कहना है नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ बंदे जो इसके अंदर। और जो नीचे है वोटिंग अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग। इसका क्या मतलब है कि शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग की बात कर रहे हैं इसके अंदर कि कौन 50% शेयर होल्ड कर रहा है, उसकी बात चलेगी। अब सर हमें बात बताओ, इसका कोई हमें एग्जांपल दो। बेटा कंपनी के अंदर 100 शेयर होल्डर है। हाँ, अभी 80 शेयर होल्डर, 80 शेयर होल्डर्स कितनी कैपिटल होल्ड करते हैं? कंपनी की 1 करोड़ की कैपिटल है, 80 शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं 10 लाख रुपए की कैपिटल। हाँ, और 20% शेयर होल्डर्स होल्ड करते हैं कितनी? 90 लाख रुपीज की कैपिटल। बट अगर रेजोल्यूशन पास कराने जाएंगे तो ये 80 लोग, क्योंकि नंबर के अंदर ज्यादा है, ये अपना रेजोल्यूशन पास करा लेंगे। ओआर एसआर ये दोनों पास करा लेंगे। हाँ सर, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो बेटा इसमें जो नीचे वोटिंग वोटिंग वाला है ना, क्यूमुलेटिव वोटिंग, इसके अंदर क्या बात आई कि जिसने ज्यादा शेयर कैपिटल दे रखी है अब उसकी चलेगी। जो 10% लोगों ने 90%, 1 करोड़ का 90%, 90 लाख रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, अब उनकी बात चलेगी। तो उन्होंने एक शेयर को एक वोट माना है। तो मतलब जो दस क्या कहते हैं हमारे शेयर होल्डर थे, जो 10 शेयर होल्डर थे, 100 शेयर होल्डर में, सॉरी जो 20 शेयर होल्डर थे, आई एम सॉरी, जो 20 शेयर होल्डर थे वो 90% होल्डिंग है एक कंपनी के डिसीजन को लेने में। सर दिस इज वेरी गुड सेक्शन। हाँ बेटा, वेरी गुड सेक्शन, ये आप ही के लिए बना है। ठीक है, अब आती है बात मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको एक टाइम पहले बताया। इसके अंदर क्या होगा बेटा? 20 नंबर ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, 10 जिसके अंदर से पब्लिक के अंदर हो सकते हैं। मैक्सिमम 20 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर अलाउड इन विच कि जो मैक्सिमम पब्लिक के अंदर 10 हो सकता है और इन टोटल 20। सर इन टोटल के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर बेटा प्राइवेट कंपनी भी आ सकती है, ओपीसी भी आ सकती है। बात समझ में आती है? मैक्सिमम 20 और पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम 10। तो मतलब मैं अगर पब्लिक के अंदर 10 होल्ड कर रहा हूँ और बाकी 10 मैं प्राइवेट या ओपीसी में होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है सर। आउट ऑफ लिमिट ऑफ 20 कंपनी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 10। बेटा मैंने इंग्लिश में पढ़ के भी बता दिया आपको, यही लिखा था, ये मैंने आपको बताया। हाँ सर, थक गया बेटा, अभी आज कंप्लीट करना है ना, मोटिवेटेड रहो। ठीक है, एक सेक्शन है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। हमने डायरेक्टर को अपॉइंट करवा दिया, उसको डिस्क्वालीफाई करवा दिया, हमने सारे सारे काम कर लिए। अब बताओ डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या? बेटे डायरेक्टर्स की ड्यूटी, ये जनरल सेक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको क्या क्या करना चाहिए कंपनी के अंदर, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो वहां पे जाके कौन सी ड्यूटीज का निर्वहन करेगा।
इसको मैं सिर्फ हम एक बार प्लेन रीड करें कि आपका कोर्स में कुछ लेफ्ट आउट ना हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लेना। ही शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, जरूरी है। कंपनी एक्ट के हिसाब से वो एक्ट करेगा, जरूरी है। सेकंड पॉइंट, ही एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। बेटा कंपनी के फेवर में काम करेगा, ऐसा नहीं कि कंपनी से पैसा निकाल निकाल के खा रहे हैं, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करने लग गया। फर्दर, he shall act in best interest of the company, its employees, the shareholder, the community, and for the protection of environment, ठीक है। थर्ड पॉइंट, he shall exercise his duty with due and reasonable care, skill and diligence, and shall exercise independent judgment, ठीक है। He shall not involve in situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts or possibly may conflict with the interest of the company। बेटा कोई कंपटीशन, जैसे अगर कोई नाइक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है तो किसी ऐसे एडिडास कंपनी के अंदर कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं ले लेगा कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाए। समझ रहे हो बेटा, वो ऐसे का वो बेटा नाइक कंपनी का डायरेक्टर सोचो एडिडास की प्रमोशनल इवेंट के अंदर जाके कह रहा है बहुत अच्छे जूते, बहुत अच्छे जूते एडिडास के, ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ही शैल नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन और एडवांटेज इधर टू हिमसेल्फ और टू हिज रिलेटिव। नॉर्मल चीज है बेटा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा अनड्यू एडवांटेज, कोई कंपनी का फायदा नहीं उठाओगे। ही शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस इन एनी असाइनमेंट इज सो मेड इट शैल बी वॉइड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे सर, हम इसका एग्जांपल दो, ये हम कैसे याद करें? बेटा कंपनी किसकी है? सर हमारी कंपनी, हम शेयर होल्डर है। अब बेटे हमने किसी को डायरेक्टर बना दिया, मैनेजिंग डायरेक्टर है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो अब इस कंपनी को अपने पापा की जागीर समझ रहा है। हाँ, उसने क्या बोला बेटा, वो ऐसे बेड बिस्तर पे लेटा हुआ, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है, मरते मरते वो अपने बेटे को डायरेक्टर बना गया, एमडी अपने बेटे को बना गया। हाँ? हम क्यों अलाउ करें? हम शेयर होल्डर, हम तो खुद डिसाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास पावर है। हम जनरल मीटिंग के अंदर एक डायरेक्टर को बनाते हैं, तो बेटा उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि वो अपना ऑफिस किसी को असाइन नहीं कर सकता, डायरेक्टर अपना ऑफिस किसी को असाइन नहीं कर सकता। अगर उसने असाइनमेंट किया वो वॉइड है। वॉइड का मतलब बेटा गलत, नल एंड वॉइड, वॉइड अब। ठीक है सर, हमें समझ में आता है, बहुत अच्छा लॉ लिखा है सर, ये तो हमें हमें पता होना चाहिए। हाँ बेटा, अगर किसी ने अपनी ड्यूटी को किसी ने ड्यूटी नहीं निभाई तो हम उस पर क्या कर देंगे, पेनल्टी लगा देंगे डायरेक्टर के ऊपर। कितना? 1 लाख रुपए मिनिमम, 5 लाख रुपए मैक्सिमम, ठीक है। ये अदर ड्यूटीज है उसकी बेटा, ये अदर ड्यूटीज है, इसमें नीचे लिख दिया। जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, जो हमने पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा, अगर वो डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं करेगा एनुअल रिटर्न तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसकी ड्यूटी भी है कि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है वो फाइल करे। बेटा कंपनी खुद जाकर तो डॉक्यूमेंट लेके जाएगी नहीं, कोई डायरेक्टर को ही फाइल करने पड़ेंगे ना, या तो करवाए किसी से, ठीक है। टू कन्वीन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग को कन्वीन कराए, उसको ऑर्डर बनाए रखे और सब कुछ बोले कि जनरल मीटिंग हो रही है। बोर्ड मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है डायरेक्टर के लिए। डायरेक्टर बना दिया और वो मनाली में बैठा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे, टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट, जो भी अगर उसका इंटरेस्ट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, उसको डिस्क्लोज करना उसकी ड्यूटी है। अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया मतलब वो कुछ गलत काम कर रहा है। टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हाँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, ऑडिटर साहब आप इसको आप चेक कर लो, ठीक है। टू अप्रूव एंड अटैच बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट हमारे उसमें नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बोर्ड रिपोर्ट के अंदर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट ये वो सब कुछ जाता है, ठीक है। टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमने पावर दी ना, जो कि फर्स्ट ऑडिटर का वो अपॉइंट कर सकते। हमने जो सब फर्स्ट सब्सक्राइबर थे वही हमारे ऑडिटर थे, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होगा वो बोर्ड आगे कर देगा। समझ में आती है? बात करो आगे की, जो बात करते हैं हम आगे की, क्या अब वेकेशन हो रहा है ऑफिस का, जो बेटे जो डिस्क्वालीफाई हमने किया, इसका वेकेशन का मतलब क्या बेटा, वो वेकेशन पे नहीं चला गया, उसका जो जो उसका सीट है ना वो विकेट करनी पड़ेगी उसको। कब कब विकेट करनी पड़ेगी बेटा, जैसे ही उसने कोई गलत काम किया हम उसको कहेंगे आप अभी के अभी प्लीज गो आउटसाइड, प्लीज गो आउटसाइड ऑफ दिस बोर्ड। हमारा जो बोर्ड है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आप कृपया ऐसे बाहर दिए। वो वेकेशन की बात कर रहे हैं, तो बेटा वेकेशन ऑफ ऑफिस थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। सर विकेट करवा दो हमारे ऑफिस को, बताओ क्या होगा बेटा। कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो हमने 164 में पढ़ी है ना, अगर उसने कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इनकर कर ली, बोले तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कॉन्विक्ट हो गया, या काम करते करते उनका दिमाग थोड़ा खराब हो गया, तो बेटा उसको हम कहेंगे आप अभी के अभी निकले यहाँ से, ठीक है। मैंने क्यों बोला कि बोर्ड मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर वो बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट है पूरे 12 महीने के अंदर, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 मंथ ही इज एब्सेंट, और कोई उसने लीव कोई ऐसे कुछ अप्लाई नहीं किया कि मैं डायरेक्टर बन गया, मैं तो मालिक बन गया, मेरे को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बेटा अगर वो 12 महीने के लिए बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट है 1 साल के लिए, हम कहेंगे कि जैसी चौथी मीटिंग एंड हुई वैसे ही वो डायरेक्टर जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली विकेट हो गया उसका ऑफिस, ठीक है। कंपनी से कहता है ये, ठीक है।
ही एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ वन सेक्शन 184। ये 184 सेक्शन के अंदर क्या है बेटा, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, किसी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई कुछ होने जा रहा है, तो अगर कोई डायरेक्टर उसमें उसका कुछ इंटरेस्ट है, मतलब उसके जीजा जी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने जाना है, तो अपना इंटरेस्ट लेके आएगा कि इस पार्टी में मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आई एम इंटरेस्टेड इन अ वे। या फिर और कोई एग्जांपल तो हमेशा आप जीजा जी को ले आते हो, बेटा और एग्जांपल देता हूँ मैं। जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने जाना है, ये डायरेक्टर उस कंपनी का शेयर होल्डर है, समझ लो, जो प्रॉफिट्स वो कंपनी कमाएगी, किसी डायरेक्टर को प्रॉफिट्स मिलेंगे, तो वो अपनी कंपनी के अंदर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, वो लेकर आएगा कि इस कंपनी के अंदर मैं शेयर होल्डिंग करता हूँ, आपका मन पड़े तो आप ये ले लेना, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, नहीं तो मैं आपको अपना इंटरेस्ट बताना जरूरी है। इस डायरेक्टर को हम एक बात समझ में आती है, हम मीटिंग के अंदर इसके वोट को नहीं अहमियत देंगे, क्योंकि ये तो बायस्ड हो गया ना। तो 184 सेक्शन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। ही एक्ट्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन या ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, दोनों के अंदर हमने उसको कह दिया कि वेकेट कर देगा ऑफिस को, अगर ये प्रूव हो गया, ठीक है। ही बिकम, बट ट्रिब्यूनल साहब ने बोल दिया कि डिस्क्वालीफाइड हो, विकेट, उसी समय विकेट करो और निकलो। He is convicted by a court for an offence, whether involving moral turpitude or otherwise, and sentenced to imprisonment for 6 months or more. जैसे ही 6 मंथ्स के ऊपर वो गया, जैसे ही 6 मंथ्स की उसको जेल हुई, वैसे ही वो विकेट कर देगा। सर ये तो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर पॉइंट लिखा हुआ था, ये डिस्क्वालिफिकेशन वाली बात ए पॉइंट में हमने बोल दी, ये एफ स्पेसिफिकली क्यों लिखा गया बेटा, इसको इसलिए लिखा गया कि अगर किसी ने उसको 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट के लिए बोल दिया, बट हमारे लॉ के अंदर उस इम्प्रिजनमेंट के अगेंस्ट एक छोटे कोर्ट, सेशन कोर्ट ने अगर उसको बोल दिया, तो मैं उस कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा सकता हूँ, हाई कोर्ट से मैं सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ। तो उन्होंने उसका, इसके नीचे उन्होंने कंडीशन डाली कि आपको 30-30 दिन का टाइम मिल जाएगा, अगर आप हाई कोर्ट पे गए या सुप्रीम कोर्ट पे गए, तब आपको वेकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर लिखा नहीं क्योंकि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला पॉइंट इसलिए इसके अंदर आया कि अगर वो उस पॉइंट के अगेंस्ट, उस इम्प्रिजनमेंट के अगेंस्ट अगर हायर कोर्ट के अंदर जा रहा है और उसकी हमने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि तब तो वो फिर हुआ नहीं ना, उसको कॉन्विक्ट तब उसको माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसने उस कॉन्विक्शन के अगेंस्ट उसने अपील कर दी, तो वो अगर ऊपर चला गया तो हम उसको 30 दिन का टाइम दिया सेक्शन के अंदर कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने एक हायर अथॉरिटी के अगर आप चले जाते हो तो आपको वेकेट करने की जरूरत नहीं है। 30 दिन का टाइम दिया गया कि 30 दिन के बाद, अगर 30 दिन के बाद कुछ टाइम निकल गया तब आपको वेकेट करना पड़ेगा, ठीक है। जी पॉइंट, ही इज रिमूव्ड इन पर्सुएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन कौन सा, 217 मतलब कोई कंपनी के अंदर कोई भी सेक्शन है जो कहता है इसको वेकेट करना है, तो उसको वेकेट करना है। इसके अंदर उन्होंने 21 सेक्शन के बारे में क्यों बोला, 21 सेक्शन बेटा पावर, इंस्पेक्टर की पावर होती है। इंस्पेक्टर कौन बेटा, जो आपके थाने वाले इंस्पेक्टर नहीं, एमसीए का जो इंस्पेक्टर आएगा ना, अगर वो कह रहा है कि इसने कोई ऑफेंस किया है और उसके पास पावर है, वो इसी प्रोसेस में कहेगा आप वेकेट करके निकल जाओ। बेटा एमसीए के पास पावर है, वो अपने इंस्पेक्टर को ये पावर देती है, वो सारी बात दलील वलील करके कहेंगे, उनके पास एक ऑर्डर आएगा कि यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड एंड यू हैव टू वेकेट द ऑफिस राइट हियर राइट नाउ, ठीक है। ही having been appointed as a director by virtue of holding any office or other employment in holding subsidiary or associate, ceases to hold such office or employment in that company। इसका क्या मतलब है सर, हमें बताओ। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बंदा होल्डिंग कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसने क्या बोला कि जो इस होल्डिंग कंपनी की अलग अलग सब्सिडरी है, मैं यहाँ का एमडी बनते ही हर एक कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर बन जाऊंगा, नॉट एमडी बट मैं हर एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन जाऊंगा, क्योंकि मैं इसको सब कंपनी के अफेयर को देखना है। तो इसको ये कंडीशन, इसकी ये डायरेक्टर स्टेप जो अलग अलग सब्सिडीज के अंदर आई, वो इस होल्डिंग कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर बनने से आई। हाँ सर, हमें समझ में आता है। अगर ये मैनेजिंग डायरेक्टर से इसको हटा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी डायरेक्टरशिप जो उसकी सब्सिडरी में थी वो निकल जाएंगी। बात समझ में आती है? थम्स अप। आगे, ऑल द डायरेक्टर वेकेटिंग द ऑफिस, बेटा जो मैंने आपको बात बताई थी वो इधर पे आ गई। अगर सारे के सारे डायरेक्टर वेकेट कर रहे हैं, सबने डिस्क्वालिफिकेशन ले ली, ठीक है, सारे के सारे डायरेक्टर रिपॉइंट, वो क्या कहते हैं, वेकेट कर दिया ऑफिस, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर उन्होंने बताया गया कि व्हेन ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेकेट देयर ऑफिस अंडर एनी डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड ऊपर वाले सेक्शन के अंदर, बेटा सबने डिस्क्वालीफाई कर दिया, हमने सबको वेकेट करने को बोल दिया, ठीक है। इन दैट केस द प्रमोटर और इन एब्सेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट, बेटा अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी, एमसीए स्टेप इन करेगा एंड शैल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। बेटा काम आप ही का है, जनरल मीटिंग में आप ही उसको डायरेक्टर्स को अपॉइंट करोगे, बट
अभी इस फिक्स को हटाने के लिए हमने क्या करा, प्रमोटर को ये पावर दे दी कि आप डायरेक्टर को नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक अपॉइंट कर दो। डायरेक्टर को, प्रमोटर को पावर दी गई कि आप डायरेक्टर को अपॉइंट करो नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक। बेटा अगर प्रमोटर भी यहाँ पे नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी, वो डायरेक्टर अपॉइंट करेगी, अपने ऑफिसर्स को ये अपॉइंट करेगा कि आप नेक्स्ट जनरल मीटिंग को कन्वीन कराने तक आप प्लीज यहाँ के डायरेक्टर बन के आप इस कंपनी को ध्यान रखिए। ठीक है, वेकेशन ऑफ ऑफिस, सर हमें ये भी समझ में आता है, हमें समझ में आता है, हाँ जी सर हमें समझ में आता है। अब आई बात रेजिग्नेशन की, उधर वेकेट कर रहा था, हम उसको जबरदस्ती कर रहे थे बेटा निकलो। हम रेजिग्नेशन डायरेक्टर का मना कर सकते हैं? डायरेक्टर साहब आपने रेजिग्नेशन दिया, हम आपका रेजिग्नेशन नहीं मान रहे, शेयर होल्डर मना कर सकते हैं? बेटा आपने उसको बंधुआ मजदूर समझ लिया, बॉन्डेड लेबर है वो, ही इज ए बॉन्डेड लेबर, ही इज ए ब्लडी डायरेक्टर मैन, उसके पास पूरी रिक्विजिट नॉलेज है, तभी आपने उसको डायरेक्टर बनाया। यू कैन नॉट, मतलब यू हैव नो राइट्स कि आप उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट ना करो। है ये बेटा कंपनी का क्या आता है कि अगर उसने रेजिग्नेशन दिया तो जिस दिन ये रेजिग्नेशन मिला ना बोर्ड को, उसी दिन से वो मान लिया जाएगा कि उसने रिजाइन कर दिया, अपनी ड्यूटी से उसको रिलीव कर दिया जाएगा। या फिर उस नोटिस के अंदर एक स्पेसिफिक डेट लिखी है कि मैं 31 दिसंबर से डायरेक्टर नहीं होल्ड करना चाहता, मैं नहीं बनना चाहता, उसने रिजाइन कर दिया। तो क्या किया गया कि हाँ आप 31 दिसंबर तक बनिए, फिर आप रिजाइन कर दीजिए। ठीक है, आपके दिमाग में बात आ रही है वो रेजिग्नेशन क्यों दे रहा है, कि उसने कुछ गलत काम किया? कंपनी एक्ट ने बोला अपने टेनोर के अंदर अगर आपने कुछ गलत काम किया है और वो बाद में अनअर्थ होता है, उसको पकड़ा जाता है, ठीक है, तो जो डायरेक्टर उस समय था, हम उसके ऊपर जो सारे कंपनी एक्ट के प्रोविजन है, बोलते इम्प्रिजनमेंट एंड पेनल्टी, वो उसके ऊपर अप्लाई करेगी। बात दोनों की बात को ध्यान रख लिया गया ना, कि डायरेक्टर कहे मैं रिजाइन करना चाहता हूँ तो उसको करने भी दिया, और उसकी अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने पहले नहीं करी, इसकी ड्यूटी उसने नहीं निभाई डायरेक्टर रिजाइन करने से पहले, उसके लिए भी हमने उसको लायबल ठहरा दिया। बताओ सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अ डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस बाय गिविंग नोटिस, कंपनी को वो नोटिस दे देगा बोर्ड को। द बोर्ड शैल ऑन द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस टेक नोट ऑफ द सेम। द कंपनी ये एक पॉइंट है, हम फॉर्म्स के बारे में, जो रजिस्ट्रार को फॉर्म होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज, मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊंगा, बट आप इसको पढ़ लो। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी, हम इतनी बार से अगर आप लॉ का लेक्चर ले लो, जो भी रजिस्ट्रार का फाइल होता है वो हमेशा 30 डेज के अंदर होता है। अभी जिस दिन हमें रेजिग्नेशन रिसीव हुआ, बोर्ड को एक डायरेक्टर का रेजिग्नेशन मिला, उसके वो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को DIR 12 जाके फाइल कर देगी कि हमारा ये डायरेक्टर जा रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रार कुछ इंटरफेयर नहीं करता, कहता हाँ जा रहा है, हमें पता होना चाहिए वो जा रहा है, तो ठीक है। द कंपनी शैल ऑल्सो प्लेस द फैक्ट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन इन रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेड इन द इमीडिएट फॉलोइंग जनरल मीटिंग। अगली जनरल मीटिंग होगी, हम बता देंगे कि डायरेक्टर चला गया, उसका रीजन हम बता देंगे। ठीक है, सच डायरेक्टर में ऑल्सो फॉरवर्ड, अभी जो उसका रेजिग्नेशन है वो खुद भी फाइल करेगा, वो खुद भी फाइल करेगा, किसको? रजिस्ट्रार को। ऊपर DIR 12 के अंदर कंपनी फाइल कर रही थी कि इसने रिजाइन कर दिया, हमारे पास नोटिस आ गया, और इसके अंदर डायरेक्टर खुद फाइल कर रहा है DIR 11 कि मैं क्यों डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर रहा हूँ। ठीक, मेरे को अलग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आई एम ग्रोइंग, मैं बाहर जा रहा हूँ, न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन बोल दिया, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन। क्या होगा बेटा रेजिग्नेशन का? जो मैंने आपको बोला, जिस दिन नोटिस मिल गया या उसके अंदर कोई और ऐसी डेट लिखी हुई थी कि मैं इस दिन पे रिजाइन होऊंगा, कि मैं तो 31 दिसंबर को न्यू ईयर बना के जाऊंगा। ठीक, इसमें क्या लिखा? द रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। बेटे नोटिस पे जो डेट है वो नहीं, डेटेड पहले भी हो सकता है ना, जिस दिन कंपनी को रिसीव हुआ उस दिन, or the date if any specified by the director in the notice 31st December, whichever is later. However, the director who has resigned shall be liable even after his resignation for the offence which occurred during his tenure. सर आपको सारा रटा हुआ है? हाँ बेटा मेरे को थोड़ा बहुत रटा हुआ है। अब बताओ, ऑल द डायरेक्टर टेंडरिंग रेजिग्नेशन, बेटा वही पॉइंट आ गया, सारे डायरेक्टरों ने बगावत कर दी कि कंपनी के शेयर होल्डर हमारी इज्जत नहीं करते, हम सारे के सारे रिजाइन कर रहे हैं। बेटा सारे रिजाइन कर रहे हैं तो कौन? फिर से प्रमोटर्स आ जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी, कहेंगे कि हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनी लिम्बो में है, कोई है ही नहीं डायरेक्टर। तो हमने क्या किया, प्रमोटर आ गए, उन्होंने डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। अगर प्रमोटर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई कि डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए। कब तक डायरेक्टर चलेंगे? जब तक नेक्स्ट जनरल मीटिंग नहीं हो जाती। सर मजा आ गया, सर पढ़ के मैं करूँ मजा ही आ गया। अब नई बात आ गई, अब इजी बात आ गई। आपको पुराने सेक्शन सारे याद, प्लीज रिवाइज कर लेना या फिर एक दो बार आप लेक्चर देख लेना। ठीक है, अब बताओ, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन एंड देयर शेयर होल्डिंग।
अभी इन्होंने कहा कि आपके जो डायरेक्टर्स के नाम है वो एक रजिस्टर में नोट होने चाहिए और की मैनेजरियल पर्सन के भी। बेटा की मैनेजरियल पर्सन जो अगर कंपनी का सीएस है या फिर कोई अच्छी पोजीशन पे है तो उसको हम केएमपी कहते हैं। और उनकी शेयर होल्डिंग कि वो डायरेक्टर कितने परसेंट शेयर होल्डर का है, वो केएमपी कितने परसेंट शेयर होल्ड कर रहा है। समझ में आती है बात? हाँ सर हमें समझ इसका रजिस्टर क्यों मेंटेन कराएगा, क्योंकि हाँ सारे जो मेंबर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारे डायरेक्टर्स हमारे मेंबर्स हमारे की केएमपी कौन है, उनकी शेयर उनका कितना इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर। ठीक है सर रजिस्टर बनवा दिया, रजिस्टर बनवा दिया, उसका क्या? सुनो उसके अंदर पहली बात तो क्या 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 डायरेक्ट उसके रजिस्टर के अंदर क्या क्या आएगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। प्रेजेंट नेम एंड सर नेम इन फुल, ठीक है। एनी फॉर्मर नेम, उसने नाम चेंज करवाया और सर नेम इन फुल, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, बेटा उसका पूरा कच्चा चिट्ठा लिखवा दिया। उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस अगर उसने कुछ गलत किया, बेटा पता होना चाहिए शेयर होल्डर को। आगे उसकी नेशनैलिटी, उसका ऑक्यूपेशन, सिर्फ आपको याद नहीं करना, सिर्फ एक बार सुन लो। Date of board resolution in which he is appointed as his appointment was made, date of appointment and reappointment in the company, date of cessation of office and reason thereof, office of director और KMP held और relinquished in any other body corporate, कोई other body corporate के अंदर उसने अगर KMP held, अगर वो किसी और कंपनी के अंदर भी KMP या डायरेक्टर है ना, वो डायरेक्टर रजिस्टर के अंदर लिख देगा कि ये डायरेक्टर और कंपनी के अंदर क्या कहते हैं KMP या डायरेक्टर है। ठीक है। मेंबरशिप नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ ये सीएस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, हम लोग पहले कंपनी सेक्रेटरी का नाम लिया था। कंपनी सेक्रेटरी वेरी गुड, अगर बेटा कंपनी सेक्रेटरी केएमपी है तो वो अपना मेंबरशिप नंबर भी बताएगी। ठीक है बेटा, कंपनी सेक्रेटरी को स्पेसिफिकली क्यों बोला गया, क्योंकि बेटा कंपनी सेक्रेटरी को लॉ की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और किसी किसी कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना इज मैंडेटरी। ठीक है, वो हम नहीं पढ़ा, हमारे सिलेबस में नहीं है। आप आगे बताओ। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर है बेटा, ठीक है। देन दिया है पैन भी, सब कुछ दे दो, जो जो आपके पास सारी दे दो। ये हमेशा रटना है, नहीं रटना। इस रजिस्टर को मेंटेन करना है बस, ठीक है। आप कर लोगे, ठीक है। अब ये जो रजिस्टर मेंटेन किया, इसको कोई इंस्पेक्ट करेगा। कौन इंस्पेक्ट करेगा? आप और मैं, मेंबर। हमें ये रोक सकते हैं? हमें ये रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। हम कभी भी जाके हम बोल सकते हैं इनको कि हमें इंस्पेक्ट करना है, कुछ टाइम पीरियड पे आप हमें इंस्पेक्शन करने का अलाउड करो। या तो अगर जनरल मीटिंग हो रही है ना, तो जनरल मीटिंग के अंदर सारे मेंबर्स आते हैं, उसमें तो इनको रजिस्टर रखना ही रखना है। कोई भी आया रजिस्टर खोल के देखने लग जाए, हाँ इस डायरेक्टर के पास ये एसेट, ये कंपनी के अंदर की एमपी है, या ये डायरेक्टर ने ऐसे काम किया। ठीक है, इसका एड्रेस देख रहा है, कहाँ पर है वुमन डायरेक्टर का एड्रेस, अगर वो ऐसे ऐसे काम नहीं। चलो आगे, मेंबर राइट टू इंस्पेक्ट। इसके अंदर क्या, द रजिस्टर ऑफ द डायरेक्टर एंड केएमपी शैल ऑफन ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। बेटे बिजनेस आवर्स को भी इन्होंने एक दो केस हो रखे बिजनेस आवर के ऊपर कि हमारे बिजनेस आवर जैसे हम रात को काम करते हैं, ऐसे ऐसे केस हो रखे। बट ठीक है, केस तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कह रहे कि ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स जनरली एक्सेप्टेड, आजकल हर जगह लिखा होता है कि कंपनी कितने टाइम तक ओपन रहेगी। विकीपीडिया आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, the member shall have right to take extract therefrom and copies thereof on request, and the same shall be provided them within 30 days free of cost. बेटा डायरेक्ट कभी भी मेंबर उठा कि मेरे को रजिस्टर चेक करना है, वो आके चेक कर सकता है और वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को इसके एक्सट्रैक्ट दे दिए जाए। उसने कोई गलती पकड़ ली या उसने कोई ऐसा डायरेक्टर देख लिया जो कि कुछ गलत हो सकता है, प्लीज आप मेरे को इसके एक्सट्रैक्ट दे दो, कॉपी वॉपी कर दो और मेरे को आप दे दो। बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बेटा, कंपनी के डायरेक्टर मना कर रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे मेरी बात, वो दे ही नहीं रहे, तो मैं रजिस्ट्रार के पास चला गया। अच्छा, इसके अंदर ये पॉइंट है जो मैंने आपको बोला कि एनुअल जनरल मीटिंग है ना, वहाँ पे तो रजिस्टर ओपन ही रहेगा। ठीक है, इंस्पेक्शन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी मेड एक्सेसिबल टू एनी पर्सन अटेंड। कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहा है, ऊपर मेंबर थे, नीचे कोई भी बंदा अगर मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसको हम जनरली कौन अटेंड करते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। सॉरी, रजिस्टर टू ऑर्डर इन केस ऑफ रिफ्यूजल। अगर उन्होंने रिफ्यूजल कर दिया कि हम आपको रजिस्टर नहीं दिखाने, बेटा उसी समय मैं रजिस्ट्रार के मेल कर दूंगा कि ये मेरे को नहीं दिखा रहे। इमीडिएट मतलब रजिस्ट्रार अभी जो एप्लीकेशन होता है ना, वो इमीडिएट इंस्पेक्शन के लिए बोल देगा, वो उसी समय मेल भेज देगा किसको, कंपनी को, कि भाई इंस्पेक्शन आओ करो, आप क्यों नहीं कर रहे। रजिस्ट्रार के वो मेल को नहीं नहीं क्योंकि वो उसी के अंडर कंपनी फॉर्म हुई है, वो नहीं तो फिर रजिस्ट्रार वाले पहुंच जाएंगे, क्या कर देंगे बेटा, अगर कुछ गलत काम लग रहा होगा, डिस्क्वालिफिकेशन एंड वेकेशन ऑफ ऑफिस होने लग जाएगी और बड़ी सारी चीजें खुल जाएगी। ठीक है सर, हमने पढ़ा था, हमें समझ में आ गई बात। ओके,
अब आइए बात रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। हमारा जो सेक्शन एक हमने पहले 70 पढ़ लिया, अब हम 169 पे आ रहे हैं। हम डायरेक्टर मतलब आप और मैं, पहले क्या बात हो रही थी, रेजिग्नेशन कर रहा है, क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन है, पहले ये बात चल रही थी। अब आप और मैं उसको रिमूव करने की बात कर रहे हैं कि हमें डायरेक्टर से मजा नहीं आया, आप और मेरे पास पावर है, हम उसको रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर रिमूवल बाय शेयर होल्डर्स आप और मैं, रिमूवल बाय ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कभी भी कर सकता है, आपके कोर्स में नहीं है बट आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब बताओ मैं रिमूवल कैसे करेंगे हम डायरेक्टर का। हम दोनों मिलके बेटा कैसे डायरेक्टर को हटाने के लिए जा रहे हैं। इसमें इस सेक्शन 169 के अंदर प्रोविजन दे देते हैं कि आप कैसे हटा सकते हो। बेटा आप जब भी मीटिंग होगी ना, मीटिंग होगी, हम मीटिंग की बात कर रहे हैं। देखो जो अपॉइंटमेंट होता है ना वो जनरली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होता है, और रिमूवल भी होगा वो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होता है। अ कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव द डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ठीक है, वो उसके एक्सपायरी से पहले ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से उसको हम रिमूव कर सकते हैं। उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से हुआ है, उसको हम हटा भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर डायरेक्टर को ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है, हम उसको नहीं हटा सकते। बेटा ट्रिब्यूनल ने सर्वोपरि उसने अगर अपॉइंट किया है, वो मेंबर्स ने तो अपॉइंट किया नहीं, तो वो कैसे हटा देंगे। ठीक है, अगर बेटा और भी कोई अगर ऐसे डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है, हम उसको भी नहीं हटा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When, as per section, two-third or more of total number of directors are appointed in accordance with principle of proportion। हम प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन पढ़ के आ चुके हैं। अगर उसके अंदर 2/3 डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट हो गए 3 साल के लिए, देन सच डायरेक्टर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, क्योंकि वो अपने प्रोपोर्शन, अपने जो शेयर होल्डिंग या फिर कुछ भी है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको भी नहीं हटा सकते। समझ में आती है बात? हाँ सर, हमें समझ में आती है। अब आई बात स्पेशल रेजोल्यूशन की। स्पेशल रेजोल्यूशन किसके लिए चाहिए? एक इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ रीअपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी क्या बात कर रहे हैं कि एक एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर द सेकंड टर्म। इधर रीअपॉइंटमेंट की बात आ रही है। आप याद करो, जब हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन पढ़ा था ना, हमने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नॉर्मली अपॉइंट कर देंगे। समझ में आती है बात? हमने उसको नॉर्मली अपॉइंट कर दिया ओआर पास करके, बट जब उसको सेकंड टर्म करने की बात आई थी ना, तो हमने क्या कहा था कि तेरे अपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। समझ याद आया आपको कि जब उसका सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ ना, पहला टर्म 5 साल का, दूसरा टर्म जब 5 साल का स्टार्ट हुआ, तब स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट डाली कंपनी एक्ट ने कि आप शेयर होल्डर से अप्रूव करवाओ। ठीक है सर, अगर उसकी अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन से हुई है, तो बेटा उसका रिमूवल भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा। हाँ, दिस इज वेरी लॉजिकल, दिस इज वेरी लॉजिकल। बेटा नीचे पढ़ो, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म की बात करें, सेकंड टर्म के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन आया था, तो अगर उसके सेकंड टर्म हम सेकंड टर्म के लिए हम उसको रिमूव कर रहे हैं, तो शैल बी रिमूव बाय द कंपनी बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर उसके फर्स्ट टर्म में हम उसको रिमूव करते हैं तो क्या होता? ओआर, ऑर्डनरी रेजोल्यूशन। देख रहे हो बेटा कितना लॉजिक्स है इसके अंदर, कितने लॉजिक्स है। अब प्लेन रीडिंग करता है आपको समझ में नहीं आता। सर अपनी बढ़ाई मत करो, पढ़ाओ। ठीक है, स्पेशल नोटिस। अब बेटा ये प्रोसीजर उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको किसी को रिमूव करना है ना, तो जो मीटिंग होने वाली है, मीटिंग के अंदर रिमूव होगा, ओआर चाहिए, तो स्पेशल नोटिस एज पर सेक्शन 115 उसके अंदर रिक्वायर है कि हम इस डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं, वो नोटिस देंगे। नोटिस जो मेंबर्स कंपनी को देते हैं जनरली 14 डेज पहले होते हैं। देखो बेटा, बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 14 डेज के अंदर अंदर आपको वो देना है। ये देखो, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग हम लेकर आगे नोटिस। बेटा एक एक मेंबर लेकर आएगा तो चलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इन्होंने लिमिट बढ़ाई कि जो 1% टोटल वोटिंग पावर है जिसके पास, मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या मेंबर होल्डिंग शेयर एटलीस्ट 5 लाख रुपए के एग्रीगेट। एग्रीगेट इन्होंने और लगा दिया बेटा, 1% या फिर 5 लाख, और इनमें और की बात है। ठीक है, या तो वो 1%, जनरली अगर शेयर कैपिटल कम है तो वो 1% वाली बात को उन्होंने माना कि 5 लाख की, जरूरी नहीं कि 5 लाख ही हमेशा हो। ठीक है, और अगर बहुत ही ज्यादा शेयर कैपिटल है तो 1% होल्डिंग भी वेरी डिफिकल्ट हो जाती है। बड़ी बड़ी कंपनी टीसीएस वीसीएस, उसमें 1% शेयर होल्डिंग का मतलब है हजारों करोड़। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, उन्होंने कहा अगर 5 लाख तक के शेयर भी अगर आपके एग्रीगेट के अंदर है, तो आप रिमूवल के लिए नोटिस लेके आ सकते हो। आप सिर्फ नोटिस दे रहे हो, रिमूव करने का काम शेयर होल्डर का है, ओआर पास करके। ठीक है,
अब बताओ एक्शन ऑफ द कंपनी। अभी जैसे ही नोटिस रिसीव हुआ ना बेटा, कंपनी कह रही है डायरेक्टर आपके लिए नोटिस आ गया है, आपके लिए रिमूव करने के लिए नोटिस आ गया है, अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन करना है या फिर कुछ भी करना है तो आप बता देना। इसमें क्या, ऑन द रिसिप्ट ऑफ स्पेशल नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर अ कंपनी शैल फॉरवर्ड सेंड अ कॉपी देयरऑफ टू द डायरेक्टर कंसर्न। जो डायरेक्टर कंसर्न थे उनको नोटिस थमा दिया कि आपके लिए रिमूवल के लिए नोटिस आया, कृपया देख लीजिए। द डायरेक्टर whether or not the member of the company shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting। अब वो क्या कहना चाहता है कि हाँ आप मेरे को हटाने चाहते हो, बट अब मेरी बात सुन लो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, बेटा अगर रिप्रेजेंटेशन में वो कुछ उल जुल बातें करने लग जाए, कुछ गलत बातें करने लग जाए और ऐसा कंपनी को लगता है वो उसको हम हटा रहे हैं तो वो बहुत नाराज है, वो कुछ गलत करने वाला है, कुछ गलत करने वाला है, तो बेटा हम उसके लिए वो रिप्रेजेंटेशन कैंसिल भी हो सकती है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं अभी। चलो, इन केस डायरेक्टर कंसर्न मेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू द कंपनी एंड रिक्वेस्ट, उसने नोटिस आया, उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि हाँ ये नोटिस है, आप जाके सारे मेंबर्स को दे दो, मेरे को क्यों नहीं हटाना चाहिए। इन केस द रिप्रेजेंटेशन इज नॉन सेट, क्योंकि इनसफिशिएंट टाइम था, इनसफिशिएंट जो कि हमेशा ही होता है, इनसफिशिएंट टाइम था, तो उस वो ओरली मीटिंग के अंदर बोल सकता है। बेटा वो ओरली मीटिंग में बोल रहा है, वो आपकी कंपनी की चीथड़े उड़ा सकता है, कुछ ना कुछ फालतू बोल सकता है, कुछ गलत बोल सकता है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इसको हम सेंड नहीं कर रहे, आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया आप अपने पास ही रखो, ठीक है। क्यों नहीं कर रहे मेरी बात, इट इज प्रोवाइडेड दैट रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट टू बी सेंड आउट एंड रीड आउट इन द मीटिंग इफ ऑन एप्लीकेशन ईदर बाय द कंपनी और एनी अदर अग्रीव्ड पर्सन, जो दुखी पर्सन है, द ट्रिब्यूनल इज सर्टिफाइड द राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसको हमने कंपनी एक्ट ने दिया है, इसका वो मिसयूज कर रहा है, वो अब्यूज कर रहा है टू सिक्योर नीडलेस पब्लिसिटी फॉर डेफेमेटरी मैटर। समझ रहे हो आप, वो नीडलेस पब्लिसिटी के लिए अगर एक्ट कर रहा है। दिस सेम रिक्वायरमेंट हम ऑडिटर के अपॉइंटमेंट और अगर हम ऑडिटर को हटा रहे हैं उसके केस में भी पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात, हाँ। बट अभी हमने डायरेक्टर को भी, अगर डायरेक्टर ने अगर कुछ गलत काम कर रहा है हम उसको हटा रहे हैं, तो अगर कोई रिप्रेजेंटेशन कुछ गलत दे रहा है, हम ट्रिब्यूनल के पास गए कि भैया डायरेक्टर बहुत फालतू फालतू बोलने वाला है, इसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देखो कितना खराब है, तो ट्रिब्यूनल ने कहा हाँ ये तो बहुत गलत, कंपनी की रेपुटेशन खराब कर रहा है, उसने उसका रिप्रेजेंटेशन कैंसिल कर दिया। बेटा कर सकते हैं, ठीक है। फिलिंग ऑफ वैकेंसी, द वैकेंसी ऑफ, अभी ये जो ऊपर वाली डिस्क्वालिफिकेशन की वैकेंसी आई, हाँ सर आ गई, डिस्क्वालिफिकेशन की वैकेंसी आ गई, हमने मान ली। अब इस वैकेंसी को फिल कौन करेगा, जनरल मीटिंग के अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। और बाय बोर्ड और मे बी फिल्ड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी अदर डायरेक्टर द सेम मीटिंग, उन्होंने बता दिया कि कैसे अपॉइंटमेंट करना है, या तो नेक्स्ट जो भी जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी एट द सेम मीटिंग एट द डायरेक्टर इज रिमूव। समझ में आती है बात। अभी मेरी बात आ रही है कि वो अपॉइंटमेंट फिल नहीं हुई, अभी क्या हुई कि वो अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई। हाँ सर अपॉइंटमेंट नहीं हुई, हमने एक सेक्शन के अंदर पढ़ के आए हैं कि डीम्ड री अपॉइंटमेंट हो जाती है। बेटा इसकी डीम्ड री अपॉइंटमेंट हो सकती है, जिसको हमने हटाया और हम कोई और उसकी जगह डायरेक्टर को अमाउंट नहीं कर पाए, तो जिसको हमने हटाया हम उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, नहीं। ये उस सेक्शन के अंदर भी लिखा हुआ था, सर पढ़ के बताओ। इफ द वैकेंसी इज नॉट फिल्ड इन द सेम मीटिंग एज अबव, देन इट मे बी फिल्ड एज कैजुअल वैकेंसी प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर हु वाज रिमूव्ड फ्रॉम द office shall not be reappointed as a director, shall not, casual vacancy provided by the who was removed from the office, जिसको हमने रिमूव किया था उसको हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे। बहुत लॉजिकल, बहुत ही मतलब सही चीज है ये, हाँ सर हमें समझ में आती है। अभी हमने जो डायरेक्टर को हमने रिमूव किया, उसका जो इनकमिंग डायरेक्टर है, जो नया डायरेक्टर आ रहा है, वो कब तक होल्ड करेगा, जब तक ये ओरिजिनल डायरेक्टर ऑफिस होल्ड करता है ना तब तक ये होल्ड करेगा। A director so appointed shall hold office for the remaining period for which the director who has been removed would have held the office if he had not been removed. Easy, simple English language, ठीक है। आपको बेटा इतनी बात समझ में आती है, आपका सेक्शन, आपका बेटा सिलेबस, ये चैप्टर खत्म हो गया, आपको समझ में आ रही है, चैप्टर खत्म हो गया, काइंडली रिवाइज, चैप्टर खत्म हो गया। सर ये सेक्शन पढ़ा दो, हाँ बेटा ये एक ही सेक्शन बचा है पनिशमेंट वाला, हर जगह पनिशमेंट थी ना, बट इन्होंने कहा अगर कहीं किसी सेक्शन में पनिशमेंट नहीं लिखी ना, उसके अंदर उन्होंने कह दिया जो भी डिफॉल्ट कर रहा है, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, द कंपनी, इस चैप्टर के अंदर जो हमने चैप्टर पढ़ा 149 से 171 के अंदर जो हमारे सारे सेक्शन से, इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, वेयर नो स्पेसिफिक पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड देयर, कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी गई, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, कंपनी भी और उसके ऑफिसर भी जो डिफॉल्ट में है, उसको मिनिमम पनिशमेंट कर देंगे 50,000, जो कि 5 लाख तक जा सकती है। बेटा आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है बेटा। आपको अच्छा लग रहा है
कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक, हाँ सर हमें अच्छा लगा। हाँ तो बेटा इसको चैनल को थोड़ा सा और बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थोड़े बहुत कमेंट लिख दीजिए, सर थैंक यू 3-4 कमेंट लिख दीजिए, मेरे को भी अच्छा लगेगा। हाँ सर हम लिख देंगे, आप ऐसे भीख मत मांगो, बेटा मेरा काम है। ओके बाय, थैंक्स अ लॉट। हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉ नहीं कुछ और पढ़ेंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे। बाय बाय।